जय हिंद, वेलकम टू दर्शनाई क्लासरूम। आज हम बात कर रहे हैं CT 01 कम्युनिटी टेस्ट 1 के पेपर 2 की। आज हम बात कर रहे हैं पेपर के लेवल की। बच्चों, अगर आप बात करें तो पेपर का लेवल मीडियम था, टफ नहीं था। और तो जैसा सा आपके लिए आना चाहिए वो ठीक था लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, टफ तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इसमें कुछ सवाल आसान थे। पेपर सोल्व करते तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो पहले सवाल आसान है उनको आपको चूज कर लेना चाहिए, बिकॉज पेपर कभी ऐसे नहीं बोलता चाहे टफ सवाल किया उसको ज़्यादा नंबर दो। उसके लिए हर एक सवाल इक्वल है। तो आपको जो आसान दिखाई दे फटाफट आप उनको फोड़िए, फिर आगे बढ़िए। तो आइए अपने 1 बाय 1 सब सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पे, जो कि इसका पेपर का पहला सवाल था। उसने बोला कि इसका मास भी m है और इसका मास भी कुछ m है, दोनों का मास इक्वल मास है और इसके रिस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं करता। और यहाँ पे ऐसे रोड है, ये रोड कुछ नीचे की तरफ आएगी ऐसा। तो इस वेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ a होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है इस वेज का एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। तो आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो आप देखिए, अगर ऐसे करके कुछ वेज हम बना लें और इसका एक्सेलरेशन हम इस तरफ कुछ a मान लें, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसका FBD बनाएंगे सूट हो जाएगा इस पे इस तरफ। ये वाला एंगल कितना आपके पास थीटा है। अब आप बोलेंगे सर m में cos थीटा दैट विल बी mg sin थीटा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg sin थीटा, वो तो लग ही रहा है आपके पास। तो ये इसको बैलेंस आउट कर ले, m में cos थीटा कंपेयर mg sin थीटा और बैलेंस आउट कर लेगा, तभी वो रेस्ट पे रह सकता है, क्योंकि सब सरफेस स्मूथ भी बोल दिया उसने। तो ये साफ हो गया आपके पास। तो a की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज g tan थीटा। मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई साहब अगर ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव ना करे तो इसका एक्चुअली कितना होना चाहिए, दैट शुड बी g tan थीटा। क्लियर है। और tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√3, तो a की वैल्यू कितनी है g/√3। तो a ऑप्शन तो मैच कर गया। एक्सीलरेशन ऑफ रोड, अब एक्सीलरेशन ऑफ रोड निकालते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ रोड कैसे निकालेंगे, आप टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल 0 कर दो। देखिए यहाँ पे जो सरफेस है इस पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। ये वाला एंगल आपने अगर थीटा मानना है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। सिमिलरली अगर ये ऐसी रोड है आपके पास, ऐसी एक रोड है, इसका सरफेस ऐसा है, इसमें नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा जस्ट, ठीक है। अगर ऐसे लग रहा होगा तो इससे एंगल जो होगा दिस एंगल विल बी, ये थीटा तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है वो मुझे पता है दैट इज g/√3, और इसका एक्सेलरेशन रोड किस तरफ आ रही है बच्चों, नीचे की तरफ आ रही है, सब नीचे की तरफ मान लो ये बना। अब आप देखिए टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल लिखिए, तो यहाँ पे आ रहा है दैट इज n cos 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई g/√3, और इसका माइनस लिखा जाएगा बिकॉज नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, दैट विल बी n sin 90 माइनस थीटा a1 दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। n ने n को मार दिया, cos 90 माइनस थीटा बन गया आपके पास में sin थीटा g/√3 इज इक्वल टू, इधर ले गए इसको तो ये बन गया cos थीटा और a1। अब हमें a1 की वैल्यू निकालनी है, तो a1 की वैल्यू क्या बन जाएगा, a1 बन जाएगा g/√3 मल्टीप्लाई tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू पता है 1/√3, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी g/3। तो ऐसा कुछ है, हाँ ये ऑप्शन ही मैच कर रहा है। अच्छा, इसका मास कितना हो वो मास के बारे में चर्चा कर रहा है, तो अब आपको इसके FBD पूरा बना के लिखना पड़ेगा। आप देखिए, आप लिखेंगे इस, अगर आप इस सिस्टम की बात करिए, इस रिस्पेक्ट मूव नहीं करा, इसको एक सिस्टम मान सकते हैं। तो इस पे नॉर्मल क्या लग रहा है, दैट इज n का ये वाला कंपोनेंट n cos दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू 2m में। क्लियर। और अगर आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है इसका मास कुछ स्मॉल mg, वो हमें निकालना है, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, n का ये वाला कंपोनेंट दैट विल बी n cos थीटा दैट विल बी इज इक्वल टू m। क्लियर, ठीक है। वैल्यूज आपको पता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पुट करके उसकी वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू पता है आपको, तो n की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, तो n sin थीटा, थीटा एक्चुअली 30 डिग्री है ना, तो ये बन गया n/2 इज इक्वल टू 2m, और a की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, g/√3। तो m की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास दैट इज 4mg/√3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं इसको, तो ये वैल्यू mg माइनस n cos 30 हो गया √3/2 इज इक्वल टू m, और इसका एक्सेलरेशन हमें पता है दैट इज g/3। तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो ये बन गया 2mg/3 इज इक्वल टू n √3/2। यहां तक चेक कर दीजिए, n की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये बन गया 2 स्मॉल mg/3, ये बन गया √3/2, और n की वैल्यू उठा के डाल देते दैट इज 4 कैपिटल mg/√3। अब देखते हैं कुछ सफाई हो रही है क्या यहाँ पे, ये और ये साफ हो गया, ये और ये साफ हो गया, g और g साफ हो गया। स्मॉल m की वैल्यू किसके बराबर है, 3 है, मतलब रोड का जो मास है वो 3 टाइम्स होना चाहिए इसके। तो बच्चों 3 ऑप्शन मैच करते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, तो सिंपल सवाल था।
सबसे पहले तो आपने ये देखा कि भाई इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ना मूव करे तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, वो हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि अगर ये इसका एक्सेलरेशन पता है तो आप टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल से आप ये चेक कर लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो निकाल लिया। फिर आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगा के इक्वेशन लिख के आपने n1 n2 सब की वैल्यू जो हमें निकाली थी वो हमने निकाल दी। तो सवाल अच्छा था, इसमें 3 ऑप्शन मैच किए, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। प्रॉब्लम नंबर 20, दैट इज मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये आपके पास। इसमें बोला गया एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है, a इज इक्वल टू माइनस बी नॉट प्लस b1 t, ठीक है। और उसमें ये बोला गया कि भाई एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी तो वो रिटार्ड हो रहा होगा, तो ये आपके पास में ये रिटार्डेशन वाला एक्सीलरेशन है आपके पास, ठीक है। तो आपको बोला गया कि टी नोट, मान लीजिए कुछ इनिशियल स्पीड कुछ वी नोट थी, वी नोट से फाइनली 0 बनी, इसमें जो टाइम लगा आपके पास दैट टाइम इज टी नोट, ऐसे कुछ बोल रहा है। मतलब एयर इंडिया की बेइज्जती हुई है कोई मिला कि उसका जो फ्रंट गियर जो होता है, जो फ्रंट वाला व्हील होता है वो नहीं ओपन हुआ, ऐसे कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं बोल रहा है। तो लिखा एक्सेलरेशन लिख दिया यहाँ पे dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस बी नॉट प्लस b1 t। इसको इधर लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा dv, यहाँ बन जाएगा माइनस बी नॉट टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सही है ना, dt को इंटीग्रेट कर दिया, इसको करूंगा दैट इज b1 t स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से कुछ v नॉट थी, फाइनल मान लो कुछ v है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट, ये v माइनस वी नॉट बनेगा वैसे, पर उधर जाऊंगा प्लस बन जाएगा माइनस बी नॉट टी प्लस b1 t स्क्वायर बाई 2, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है। देखिए ये जो टर्म है वो तो बताइए वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, तो आपको पता है कि जिस इंस्टेंट पे एट t इज इक्वल टू टी नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है। तो ये वाली इसको यूज करके हम यहाँ से v नॉट निकाल सकते हैं, तो ये वाली टर्म 0 बन गई, तो v नॉट कितना आया आपके पास उस इंस्टेंट पे, v नॉट आया आपके पास दैट इज b1 बी नॉट टी नॉट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इधर चला जाएगा, बी नॉट टी नॉट माइनस b1 टी नॉट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जिस टाइम पे वो स्टॉप हो रहा होगा उस टाइम पे वेलोसिटी 0 बन जाएगी, तो हमने इसको यहाँ पे 0 पुट कर दिया और वो जो वेलोसिटी होगी यहाँ से बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा कुछ रिजल्ट ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन ये ऐसा बोला। फिर बोला डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या करते हैं हम, इसको लिख दिया आपने, v को क्या लिखा dx बाई dt, v को लिख दिया बच्चों dx बाई dt, तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा v नॉट माइनस बी नॉट टी प्लस b1 टी स्क्वायर बाई 2। टोटल डिस्टेंस पूछा गया तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये x आ जाएगा आपके पास, इसको लेके जाऊंगा दैट इज v नॉट टी बन जाएगा माइनस b नॉट टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा b1 टी क्यूब बाई 3 बन जाएगा, 3 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। v नोट की वैल्यू हमें जो आंसर में गिवन है v नोट b1 है, तो यहाँ v नोट की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, बिकॉज टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, जो लेके t नोट तक है, तो ये सब वैल्यूज t की जगह t नोट आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे x तो v नोट की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई t करेंगे, दैट विल बिकम b नॉट t नोट स्क्वायर, इसमें t नोट मल्टीप्लाई किया माइनस b1 t नोट क्यूब बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखें दैट विल बी माइनस b नॉट t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कितना देंगे प्लस b1 t नॉट क्यूब बाई 6, क्लियर, यहाँ पे t नॉट आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया b नॉट t नॉट स्क्वायर बाई 2। अच्छा इसकी वैल्यू बच्चों अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये यहाँ पे माइनस 3 बन जाएगा और वहां पे बनेगा 1, दैट इज 6, दैट इज दिस एक्सप्रेशन विल बी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, दैट इज 3 बन जाएगा ना, माइनस b1 t नॉट क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर आएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी में यही चीज दिखा रखी है आपको, तो आपको इसके 2 ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। छाप लीजिए। अभी हम बात करें 21 में, तो 21 में आपको क्या बोला गया कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, इसको क्या यहाँ पे जाके छोड़ा गया ना, पहले इस ग्रुप को यहाँ से आगे छोड़ा, ये यहाँ पे जाके रुक गया। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क एंड थ्योरम लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे यार यहाँ से चला यहाँ पे खत्म हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक 0 हुआ, तो टोटल वर्क डन आना चाहिए वो भी 0 आना चाहिए। अब किस किस का वर्क डन आएगा, एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा आपके पास, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा आपने, और किसका वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, दैट इज माइनस म्यू mg, और कितनी साइड मूव करा a प्लस b, ये एक्सप्रेशन आपके पास है। यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा हाफ के a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू म्यू mg a प्लस b, ये इससे साफ हो गया, ठीक है।
तो आपसे क्या क्या पूछा सवाल में देखते हैं। एक तो म्यू की वैल्यू पूछे, तो म्यू की वैल्यू बच्चों आ रही है के ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 म्यू एम जी, 2 mg, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सी ऑप्शन तो है ऐसा। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, हम प्रॉब्लम नंबर 22 में है, वो पोटेंशियोमीटर का सवाल है। सवाल में ये है कि इसकी जो बैटरी है मैं वो कुछ ई है और ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ई डैश। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इससे करंट कितना जाएगा, नल पॉइंट मिलेगा तो करंट कितना जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी, दैट इज ई डिवाइड बाय रो एल डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर, इसकी रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस में निकालता हूं दैट इज रो एल डिवाइड बाय ए स्क्वायर, प्लस इसकी अगर आप चेक करेंगे दैट विल बी 4 रो एल डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। हम काम करते हैं रो एल बाय पाई आर स्क्वायर को आर मान लेते हैं, तो कितना बन गया ई डिवाइड बाय 6r, ई डिवाइड बाय 6r इतना आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोल, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब कहां तक मेजर कर सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा, क्योंकि ये जो ई डैश हो सकता है, ई डैश की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये नल पॉइंट यहां पे मिले, तो इसकी रेंज कितनी होगी आपके पास, दैट इज आई मल्टीप्लाई इस पार्ट की रेजिस्टेंस दैट इज 5r। क्लियर, ये आपके पास में रेंज होगा पोटेंशियोमीटर का, इससे ज्यादा वोल्टेज वो मेजर कर सकता नहीं। अच्छा, इसमें हम पुट कर देते दैट इज E डिवाइड बाय 6r मल्टीप्लाई 5r, r ने r को मार दिया तो कितना आया 5e डिवाइड बाय 6, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन चलते हैं। नल पॉइंट इज एट मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर वायर, मतलब यहां पे कहीं पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो अगर आपको नल पॉइंट यहां पे मिल रहा है तो एक तो रेजिस्टेंस ये r हो जाएगी, यहां पे कितना हो जाएगा 2 रो l बाय ए, समझ में आती है, 2r हो गया, तो टोटल ये रेजिस्टेंस कितनी है यहां तक दैट इज 3r, तो जो ड्रॉप आ रहा होगा ड्रॉप दैट इज आई मल्टीप्लाई 3r। मैं बोल रहा हूं अगर इसके मिड पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है, जो कि आप साइड कर, जो कि क्या होता है वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसको आप साइड करते हैं, तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो आपको नल पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे नल पॉइंट दे तो रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस तो R होगी, यहाँ पे L पार्ट की कितनी लगेगी 2 रो L बाय A, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये यहाँ पे 2R हो जाएगी, टोटल 3R रेजिस्टेंस होगी, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप 3R रेजिस्टेंस के पास आ रहा होगा उतना ही का ई डैश होगा आपके पास। तो ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू पुट कर दो दैट इज ई बाय 6r मल्टीप्लाई 3r दैट विल बी ई बाय, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच कर देगा। तो इस सवाल में 2 ऑप्शन मैच कर, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो सवाल सिंपल था, अगर आपको पोटेंशियोमीटर की वर्किंग पता है तो आपको इस सवाल करने में दिक्कत नहीं है। 23 में बोला गया कि एक बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ स्मॉल r है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है कुछ कैपिटल R। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया कि ये जो ग्राफ है ये V दिखा रहा है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये V है, इस कैपिटल R के पास पोटेंशियल डिफरेंस और I इससे पास होने वाला करंट है। तो पहले इस V की वैल्यू निकालते हैं। तो V की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, मान लो सर्किट से कुछ I करंट फ्लो करा, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देखूँ वही इसके क्रॉस होगा, तो मैंने क्या लिखा E माइनस IR ड्रॉप होगा इसके क्रॉस, तो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो V आपके पास में Y है इज इक्वल टू E माइनस I को जगह x लिख दो XR, तो ऐसा कर्व बन सकता है, स्ट्रेट लाइन आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन में तो बोल रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं कि स्ट्रेट लाइन है, पर ये गलत है, स्ट्रेट लाइन आ सकती है, इसकी इक्वेशन जो है इसको y मानो इसको x मानो आएगी स्ट्रेट लाइन। अब से वैल्यूज पूछ रहा है कि e की वैल्यू कितनी होगी, ये है v आपके पास में, तो जब i की वैल्यू 0 होगी आपके पास में तब जो v होगा वो e के बराबर होगा, तो उसकी उस टाइम पे वैल्यू कितनी है, तो e की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। सिमिलरली अब आप देखिए जब आपके पास में v की वैल्यू 0 होगी, जब v की वैल्यू 0 होगी तो जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो मैंने क्या लिखा E इज इक्वल टू 2R लिख दिया आपने, E की वैल्यू 10 है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। फिर ये भी आ गया, और एक और ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना से 2 एम्पियर आ सकता है, तो ठीक है मैक्सिमम 2 आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो गया आपके, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 24 सिंपल सवाल है। इसे बोला कि कार ऐसे घूम रही है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर ऐसे घूम रही है, इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल भी है, तो आप अगर देखेंगे तो कार अगर घूम रहा है तो दोनों एक्सीलरेशन फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिकॉज नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो AT इस तरफ है, AC इस तरफ है, तो A नेट कुछ इस तरफ आएगा, तो A नेट को ही कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आप इस वाले केस में क्या बोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए इस कार है आपके पास में, तो इस तरफ AC मिल रहा है और इसके जो टेंजेंट डायरेक्शन में AT मिल रहा है, तो ऐसा कुछ अगर आप इसको ऐसे बोर्ड पे बनाएंगे तो दिखाई देगा इधर AC है और इधर AT है, तो A नेट इधर है और A नेट की अपोजिट डायरेक्शन में से फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब सॉरी इस A नेट को कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन ऐसे इस तरफ लग रहा होगा और कोई फोर्स है नहीं प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमारी सरफेस स्मूथ होगा तो ना ही AT मिलेगा ना ही AC मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं कार को चलाने के लिए इंजन, सिर्फ इंजन ही नहीं चाहिए, अगर इंजन चाहे कितना ही अच्छा है पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी चलती नहीं है।
तो अभी आप बोलेंगे सर सबसे पहले केस में क्या बोला, द एक्सीलरेशन ऑफ कार इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, गलत बात। ए नेट की बात हुई तो ए नेट कुछ इस तरफ है, एसी और एटी के बीच में, ए ऑप्शन गलत। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर, सही बात है यार। जो ए नेट जो एफ नेट है आपके पास में वो कितना है, एम ए सी सेंटीमीटर फोर्स का स्क्वायर प्लस एम ए टी इसका स्क्वायर। तो इसने बोला सेंटीमीटर फोर्स से ज्यादा है फ्रिक्शन, और ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज एफ नेट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर, दिस टर्म आई टर्म से बड़ा है क्योंकि इसमें एक 80 स्क्वायर भी जुड़ा हुआ है। फिर इसने बोला था फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है वो पूछना चाह रहा है। तो अगर आप मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो म्यू एम, मान लो ये लिमिटिंग केस चल रहा है आपके पास, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एम 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 साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सही है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप म्यू की वैल्यू की बात करेंगे तो म्यू आ गया आपके पास अंडर रूट ए सी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे म्यू बड़ा है ना, 80 बाई जी से तो बड़ा, 80 बाई जी तो यही टर्म होती खाली, और मुझे यह टर्म नहीं जोड़ते तब म्यू आता है 80 बाई जी। तो अभी जो म्यू रिक्वायर्ड होगा वो ग्रेटर देन 80 बाई जी होना चाहिए, बस सही है, और वही पूछ रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर बोला फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज 10 इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यार फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो बता ही नहीं सकते जब तक वो लिमिटिंग केस ना पता हो, और अगर ये लिमिटिंग केस होता तब भी फ्रिक्शन कुछ ऐसा आ रहा होता। तो दो ही ऑप्शन मैच करेंगे बच्चों इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। अभी हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 25 की। प्रॉब्लम नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक स्फीयर मान लिया ना, ए स्फीयर है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आर, ठीक है। इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और एक और डिस्टेंस है पॉइंट की, कितने की, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, पोटेंशियल गिवन है। तो हमने क्या लिखा, के क्यू डिवाइड बाय आर की जगह कितना हो गया, आर प्लस 5, डन। इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 100 वोल्ट। ये सेंटीमीटर में है तो आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्लियर। ये एक्सप्रेशन आ गया दैट इज के क्यू इज इक्वल टू आर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर वाले इसमें बोला कि अगर आप जाएं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सरफेस से तो पोटेंशियल 75 है, तो मैंने लिखा के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस 10, ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज यहाँ पे आर सेंटीमीटर में है, यहाँ का पोटेंशियल 75 है, तो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 4kq इज इक्वल टू आर प्लस 10। तो पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या क्या पूछा है इसने, रेडियस नहीं, क्यू की वैल्यू पूछी है ना इसने, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो आपने ये एक ही इक्वेशन है, एक ही वाली इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दैट विल बिकम के क्यू, ये बन जाएगा 3r प्लस 30 ना, 3r प्लस 30, ये है के क्यू ब्रैकेट में r प्लस 5, आर को काटना है 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 बन जाएगा, माइनस किया तो ये वाली वैल्यू यहाँ माइनस कर दी, हमें माइनस कर दी, ये कितना बन गया, के क्यू बन गया। अच्छा ये वैल्यू कितनी बन गई, 15 बन गई। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है दैट इज 15 डिवाइड बाय के, तो ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, तो क्यू की वैल्यू आ रही है 5/3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 कूलम। तो ये मैच कर रहा है क्या, हाँ बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। फिर बोला पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, तो आप पहले यहाँ से के क्यू की वैल्यू पता लगी ना आपको, पुट कर दीजिए यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दीजिए, जो आर की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आएगी 10, के क्यू वैल्यू 15 तो आर की वैल्यू 10 आ गई। अब पोटेंशियल सरफेस पूछा तो कितना के क्यू बाय आर होगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 15, इसके लिए 10 दैट इज 1.5 वोल्ट, क्लियर। ठीक है यहाँ पे ये वाली वैल्यू आर, ठीक है ये आपका सेंटीमीटर में ना, आर सेंटीमीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना, तो ऊपर 100 मल्टी पोटेंशियल देखा तो आ रहा है 150 वोल्ट। ऑप्शन में ऐसा गिवन नहीं है, ऑप्शन में दैट इज 75 वोल्ट गिवन है, इस वजह से मैच नहीं करेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। के क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ, वेयर इज के क्यू, के क्यू वैल्यू 15 है और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, 1500 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। या फिर आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, तो वोल्ट पर मीटर में दिखा रखा है, तो ये मैच कर जाएगा, सी मैच कर जाएगा। पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल सेंटर कितना आएगा, जो सरफेस का पोटेंशियल इज के क्यू बाय दैट इज 150 वोल्ट। तो दो ही ऑप्शन मैच करेंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सिंपल सवाल था, आपको जो वर्डिंग थी वो समझनी थी, क्या पूछना चाह रहा हूं।
प्रॉब्लम नंबर 26 की बात कर रहे हैं, बढ़िया सवाल है, जैसा कंसेप्ट देखिएगा आप। इसमें क्या बोला गया, ये इनिशियली स्टेडी स्टेट में था। स्टेडी स्टेट में था, पहले अभी देखिए कैपेसिटर में चार्ज कितना है। स्टेडी स्टेट में चार्ज निकालने क्या करते हैं, कैपेसिटर को ओपन करते हैं, पॉइंट ए बी मार्क करते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ये सर्किट ओपन हो गया तो करंट जाएगा E/2R, E/2R जाएगा करंट। तो यहाँ पे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ रहा होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वही इस ए बी पॉइंट के क्रॉस आ रहा होगा। तो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इनिशियल, वो कितना था बच्चों, दैट इज E/2। क्लियर, क्योंकि E/2R करंट था, इसके क्रॉस आएगा E/2R मल्टीप्लाई आर, दैट इज E/2। तो ये पोटेंशियल आ गया। चार्ज कितना आ रहा होगा, चार्ज आ रहा होगा CE/2, मतलब इतना कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज था। इनिशियली जब कुछ नहीं किया था, स्टेडी स्टेट आ गई तब चार्ज था, दैट इज CE/2, यहाँ पे -CE/2। अब सुनना, आपने क्या किया, आपने सडनली इसके अंदर मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया आपने। इसका डाइलेक्ट्रिक क्वांटिटी कितना है, 2। जैसे ही आपने ये डाला होगा तो उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर बदल गया होगा, क्योंकि देखिए जैसे सडनली, अब इसमें चार्ज सडनली चेंज नहीं हो सकता। चार्ज कैपेसिटर में सडनली तब चेंज होता है जब सिर्फ कैपेसिटर हो और बैटरी हो। आपको पता है सर, अगर आरसी सर्किट होगा तो चार्ज को चेंज होने में टाइम लगता है। तो अगर आप जैसे इसमें कैपेसिटर, जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला होगा, चार्ज नहीं बदला होगा। तो जस्ट आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, दैट इज CE/2। ये चार्ज है, इसमें मैं Q/C लिख रहा हूं, Q/C डैश, C न्यू लिख देता हूं, C न्यू। तो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, CE/2, और चार्ज कितना है आपके पास, दैट इज KC, दैट इज 2C। यहां पे कट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया E/4। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर जैसे आपने डायरेक्टली डाला, वही उसके जस्ट बाद में ये कैपेसिटर किसी तरह बिहेव कर रहा है, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/4। अब आप देखिए, अब आपको पता है सर इसके पोटेंशियल डिफरेंस E/4 है, तो आप इसको बैटरी तरह ट्रीट कर लो, बिकॉज उस इंस्टेंट के लिए तो वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और हमसे जो बात हुई है वो उस इंस्टेंट पे बात की है। तो मैंने बोला उस इंस्टेंट पे जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, ये 2R। अच्छा, अब इसको बैटरी बना रहा हूं, क्योंकि इसके पोटेंशियल E/4 है, कैसे हायर कैसे लोअर, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो यहां से यहां पे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों, घटना चाहिए। तो ऐसा बैटरी बन जाएगा आपके पास, कितने का, E/4 का। ये कितने का, E का। ये कितना R, 2R, ये कितना R, और ये कितना R। वापिस देखिए, मेरी बात को समझिए। इस सवाल में बोला गया कि जस्ट आफ्टर इंसर्शन क्या हुआ, जस्ट आफ्टर इंसर्शन चार्ज नहीं बदलेगा। तो मैंने बोला जस्ट आफ्टर इंसर्शन पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा, वो चार्ज नहीं बदला, पोटेंशियल डिफरेंस तो Q/C, कैपेसिटेंस बदल गया, क्योंकि जब आप कैपेसिटर में डायरेक्टली डालते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस बना, दैट इज E/4। अब जस्ट इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा, देखिए पहले यहाँ पे बैटरी थी, E/2 की बैटरी थी, तब चार्ज वगैरह सब हो गया, तब बात बन गई थी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, यहाँ पे E/2 था, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था इससे, और इनसे जो फ्लो कर रहा है E/2R। पर जैसे ही बच्चों ये वाली वैल्यू आपके पास में E/4 बन जाएगी, सर्किट में करंट अलग वैल्यू पे फ्लो करेगा। अब उसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या करते हैं, इसको कुछ x मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ पे E आ गया, तो नोडल लगाया मैंने, तो मैंने लिखा x - E डिवाइड बाय R प्लस x - E/4 डिवाइड बाय 2R प्लस x/R, दैट वैल्यू विल बी 0। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने, तो ये कितना बनेगा, 2x - 2e, यहां पे लिख देते हैं, ये 2x - 2e प्लस आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 2R से मल्टीप्लाई किया, दैट इज x - E/4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों एक्सप्रेशन। ये देखते कितना बन गया, 5x बन गया। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 4 8 1 9, दैट इज 9E/4। तो x की वैल्यू कितने की, 9E/20, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप निकाल लीजिए करंट थ्रू 2R कितना आएगा, करंट देखते हैं। ये एक्सप्रेशन E/4 है ना आपके पास, तो ये वैल्यू है 9E/20, तो मैंने क्या लिखा, E/4 माइनस 9E/20, इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं, 20 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 4E/20, दैट इज E/5। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो करंट कितना आएगा, E/10R। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर आपसे बोला गया सी में द करंट थ्रू बैटरी कितना है बच्चों, ये वाला इस पॉइंट में पोटेंशियल मिल गया, दैट इज 9E/20, ये 9E/20 है, तो E माइनस 9E/20, तो कितना गया, 11E/20, तो 11E/20 आपके पास में करंट आ जाएगा, 11E/20 आज करंट आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ओवरलैप कर गया एक्चुअली,
अच्छा हाँ, ये बोला इसमें जो डी ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा पेपर में ओवरलैप कर रहा है वर्डिंग, इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या। वो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटी को इंसर्ट, डायरेक्टिव को इंसर्ट करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया आपके पास में, E/4 बन गया। क्लियर, डी ऑप्शन में। तो बच्चों 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये सवाल बढ़िया है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपसे बात की जस्ट आफ्टर इंसर्शन, तो उस वाले पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, तो उस इंस्टेंट के लिए आपने इसको बैटरी मान लिया। ऐसा नहीं कि हमेशा बैटरी मान सकते हैं, सिर्फ इसके बाद में भी हमेशा E/4 रहेगा, नहीं रहेगा। अब चार्ज बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करा यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कुछ और आएगी, पर उस इंस्टेंट पे देखने के लिए आपने यहाँ पे E/4 मान लिया। अब इसको बैटरी तरह ट्रीट किया, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर नोडल मेथड लगाया, बात बन गई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमने बैटरी इसलिए माना बिकॉज जस्ट उस इंस्टेंट की बात हो रही थी, और थोड़ी देर बाद में देखेंगे इस पे चार्ज बदल जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लंबे टाइम इंटरवल के लिए बैटरी मान सकते, नहीं मान सकते, छोटे से इंस्टेंट के लिए आप मान सकते हैं। क्लियर है, छाप लीजिए। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें बोला गया कि आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है ये वो जानना चाह रहा है। तो इसको हम सेंट्रो मास फ्रेम में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसीएम कितना आएगा इस वाले केस में। एसीएम आएगा आपके पास F/4F। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो मूव कर रहा है वो इस तरफ मूव कर रहा है F/4F। अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठेंगे तो सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो लगाएंगे उल्टा करके इधर, तो एक फोर्स इस पे F/2 इधर रहेगा और इस पे इधर रहेगा। तो अगर आप सी फ्रेम में देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये 2m है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है दैट F/2 और इस पे इधर लग रहा है F/2, किसमें, इन COM फ्रेम, इन COM फ्रेम। क्लियर। तो COM फ्रेम में तो ये सब रेस्ट पे दिखाई देगा, जो सेंटर ऑफ मास मूव करता है आपको दिखाई देगा, बिकॉज वहां तो आप बैठ गए। तो मान लीजिए इसमें जो चेंज इन लेंथ आया, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे कुछ x1 चेंज आया, यहाँ पे x1 चेंज आया, यहाँ पे कुछ x2 चेंज आया। तो आप देखिए वर्क डन कितना आया, इस वाले फोर्स का आया F/2 × x1, इसकी वजह से x1 मूव किया, और इसकी वजह से प्लस F/2 × x2। क्लियर, ये हो गया वर्क डन। माइनस आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो 0 है बिकॉज मैक्सिमम कंप्रेशन की बात हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों रुके हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्क डन बाय, इसको लिख सकते हैं F/2 × x1 + x2। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है ½ kx इनिशियल स्क्वायर बाय फाइनल स्क्वायर। तो इनिशियल था 0, फाइनल था x, तो ये बन जाएगा ½ kx का स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके बराबर होगा, x1 + x2 के बराबर होगा। तो ये इससे कट जाएगा, f इससे कट जाएगा। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास, F/k, पहले वाले केस के साथ। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इस वाले केस में, जहां पे आपके पास में 3m है और यहाँ पे कुछ 2m है, नहीं यहाँ पे 3m है और यहाँ पे कुछ m है। अगेन सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आएगा आपके पास दैट इज F/4m। इसके ऊपर बैठेंगे तो सूडो लगेगा आपके पास, इधर तो फोर्स लग रहा है बच्चों F, सही है, इधर फोर्स आपके पास में F लग रहा है। इस पे अगर आप सूडो लगाने जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 3F/4। तो F नेट कितना बचेगा, F नेट बचेगा, इधर बचेगा F/4 और इस पे भी इस तरफ आएगा F/4। सेम आप यहाँ पे ये वाली टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास में F आएगा कैसे निकालेंगे, F/4 x1 + F/4 x2 इज इक्वल टू ½ kx इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा F/4 इज इक्वल टू ½ kx इक्विवेलेंट। तो जो x इक्विवेलेंट बच्चों निकल के आएगा इस वाले केस में दैट इज F/2k। कितना आ रहा है इसमें तो F/k, इसमें F/2k। अब हम बात करें थर्ड वाले केस में, सेम अटेम्प्ट आप थर्ड वाले केस में दीजिए। थर्ड वाले केस में भी यही आएगा सेटअप, बस थोड़ा सी चीजें बदल की, तो हमने यहाँ पे बना लेते हैं इसको। इसका मास कुछ m है आपकी बात, इसका मास कुछ 3m है। सेंटर ऑफ मास एक्सेशन कितना, F/4m। तो यहाँ पे आएगा फोर्स दैट इज 3F/4 और यहाँ पे भी आएगा 3F/4 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लियर। और अगर आप निकालने जाएंगे x इक्विवेलेंट, तो x इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे 3F/2k। सेम प्रोसेस से कर लीजिएगा, ऐसा ही आएगा। अब आप देखिए क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। सही बात है, 1 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2। बी ऑप्शन में मैक्सिमम कंप्रेशन इन 3 इज ग्रेटर देन दैट इन 1। सही बात है, उसमें 3/2 है, इसमें 1 है, इसमें मतलब 3/2 का फैक्टर से 1 का फैक्टर। मैक्सिमम कंप्रेशन इज 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। सही बात है। फिर तो ABC तीनों सही हो गए। फिर डी में बोल रहा है कि सब में कंप्रेशन सेम है, वो गलत बात है। तो हमने इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किया है। आप चाहे तो कोई और अप्रोच से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, पर आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 28 है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया 2 सैटेलाइट है और उनका मास सेम है और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और डिफरेंट रेडियस में रिवॉल्व कर रही है। तो एक की रेडियस कम में दूसरी रेडियस ज्यादा है। तो इसने बोला इन कंपैरिजन टू द सैटेलाइट विद लेसर ऑर्बिटल रेडियस द अदर सैटेलाइट विद हायर ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा।
मतलब पहले जिसकी रेडियस कम है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यार एक्सप्रेशन क्या है, जो फोर्स होता है जो रिवॉल्व का, दैट इज Gm1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू md स्क्वायर बाय r। m से m साफ हो गया, r से r साफ हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ये है, दैट इज Gmm डिवाइड बाय r। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन याद है, दैट इज Gmm डिवाइड बाय 2r। टोटल एनर्जी कितना आता है, दैट इज माइनस Gmm डिवाइड बाय 2r। और पोटेंशियल एनर्जी जो आता है दैट इज m1 m2 डिवाइड बाय r, दैट इज Gm1 m2 डिवाइड बाय r। ये एक्सप्रेशन है आपके पास। अब बात कर रहा है कि जिसकी रेडियस आपके पास में कम है उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा रेडियस वाले क्या होगी, ज्यादा रेडियस वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। टोटल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, टोटल एनर्जी जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बात सही भी है, सेकंड वाले ने बोला ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, सही बात है, ग्रेटर टोटल एनर्जी, ये बात भी सही है। तो बी और सी तो सही हो गए। सवाल में ये बोल रहा है कम वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा वाले का क्या होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा है। तो ज्यादा वाले फिर उसे बोला कि ज्यादा जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गलत बात। फिर बोला कि जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, सही बात। टोटल एनर्जी हाँ ज्यादा होगी, बिकॉज नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में टर्म जितनी छोटी होगी वो एक्चुअल में उतनी बड़ी काउंट होगी। अब आप बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। एम की जगह एम, वी की जगह अंडर रूट जी एम, और यहाँ पे ये आर और ये आर, तो एक कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बात भी सही है। तो इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट हुए, कौन कौन से, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो सवाल की जो लैंग्वेज थी वो लास्ट वाली लाइन क्या पूछना चाह रहा है वो आपको सही ढंग से क्लियर होनी चाहिए। उसमें बोला है इन कंपैरिजन टू द सैटेलाइट विद लेसर ऑर्बिटल रेडियस द अदर सैटेलाइट विद हायर ऑर्बिटल रेडियस विल हैव। तो इसको समझिए कि भाई आपको बोला है छोटे वाले के रिस्पेक्ट में बड़े वाले की टर्म्स में क्या क्या होगा। तो छोटे वाले की जिसकी रेडियस कम है उसके रिस्पेक्ट में बड़े वाले की क्या काइनेटिक ज्यादा है कम है, उस पर चर्चा हुई है। तो तीन ऑप्शन सही निकले, दैट इज ऑप्शन बी, सी एंड डी। नंबर 29 आपके पास में करंट डेंसिटी का सर्किट का सिंपल सवाल है। एक बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी तो हमने उसको अलग से ड्रॉ कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस से कितना कितना करंट जाएगा, ये वो जानना चाह रहा है। तो हम पहले सोल्व करके देखते हैं। तो ये 4 और ये 2, ये टोटल 8 बन गया। फिर ये 8 और 8 4 बन गया। फिर देखिए फिर ये 4 और 4 8 बन गया। फिर 8 और 8 4 बन गया। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4। अच्छा ये पूरी 4 है तो ये कितना बन गया, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इससे कितना करंट निकलेगा बच्चों, 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाना होगा। ठीक है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसे सबसे पहले तो बोला था करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, सही बात। फिर आगे देखेंगे तो इतने पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, इतने पार्ट की रेजिस्टेंस 8 है। देखिए कैसे, ये 8 फिर 8 4 फिर 8, तो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे कितना जाएगा, हाफ जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा, हाफ जाएगा। फिर देखेंगे इसकी वैल्यू भी इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/4। अब जिससे पूछा उससे बात कर लो। 3 ओम से पूछा 1 एम्पियर आ रहा है, सही बात है। 4 ओम से पूछा तो 4 ओम से आ रहा है आपके पास 1/4 0.25। तो आपके पास में दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो सिंपल सवाल था सर्किट का। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 30 बाइनरी स्टार सिस्टम का सवाल है। इसे बोला गया दो आपके पास में स्टार्स हैं, एक का मास है एक का मास 12, और ये दोनों सेंटर ऑफ मास की बोर्ड रोटेट कर रहे हैं और वो करते भी हैं। अब इस वाले केस में क्या देखेंगे, ये जो इसके बीच की लेंथ है वो कुछ एल मान लिया। तो अगर टोटल लेंथ आपके पास में एल होगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आपके पास, दैट इज 12/3, और यह लेंथ होगी L/3 सेंटर ऑफ मास से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना, दैट इज Gm1 m2 डिवाइड बाय L स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है। और ये किस रेडियस में घूम रहा होगा, इतनी रेडियस में घूम रहा है, तो इसका आप करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r की जगह कितना आ जाएगा 2L/3। डन। और अब हमें निकाल लेते हैं ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपके पास। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 2 से 2 साफ हो गया आपके पास, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया G3Gm डिवाइड बाय L³ की पावर 1/2, ये आ रहा है आपके पास ओमेगा। तो इसने बोला है कि जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है वो कितना, अगर टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों 2π डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये आ गया 2π, और ओमेगा को लिखेंगे तो ये बन जाएगा L³ 3/2, और यहाँ पे आ गया √3Gm, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, L³ 3/2 के, हाँ प्रोपोर्शनल, तो ए ऑप्शन सही हो गया। और m में देख लें तो m⁻⁻1/2, डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो गए बच्चों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, 31 प्रॉब्लम में अगर आप बात करेंगे तो आपको बोला गया एक बॉडी है वो मोशन में है और उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से लिखी गई है।
तो डायमेंशन ऑफ सी आर सेम एज दोज ऑफ, तो सी की डायमेंशन क्या होगी वो ये पूछ रहा है। तो यार वो तो सही बात है भाई, सी एक्स के मतलब डायमेंशन अगर ऐड हो रही है, जो डायमेंशन इसकी होगी वही एक्स की होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो सी की डायमेंशन जो होगी वो एक्स की डायमेंशन से मैच करेगी, एटी से भी करेगी, बीटी स्क्वायर से भी करेगी। और क्या बोल रहा है ये एक्सप्रेशन, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये देखना पड़ेगा यार। तो ए की जो डायमेंशन है आपके पास में, ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये मीटर में होना चाहिए, दैट विल बी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी तो मीटर बनेगा। बी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों, दैट इज मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। और सी की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, मीटर होगी। फिर इसने क्या बोला कि जो सी की डायमेंशन है वो इसके बराबर आ रही है, क्या, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। देख लेते हैं यार, तो बी की डायमेंशन लिखी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की डायमेंशन लिखी दैट विल बी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और सी की डायमेंशन लिखी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं अगर ये मीटर आ रहा है तो बात बन जाएगी, ये कट गया, ये कट गया, मीटर आ रहा है, हाँ तो ये भी सही हो रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। क्लियर, ठीक है। अब आइए अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 पे, 32 सवाल की बात करते हैं। 32 में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद लेंस द डाटा फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वर कलेक्टेड, तो कौन सा ग्राफ इनमें से लीनियर होगा। तो आपको पता है सर ये एक्सप्रेशन होता है लेंस के अंदर। क्लियर, तो 1/v वर्सेस 1/u, तो ये y बन जाएगा, ये x बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ए ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन में बात करेंगे तो ये बन जाएगा y, और 1/u की बात हुई तो ये ऐसा बन जाएगा y माइनस 1/x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो नहीं आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये कुछ और कर्व आएगा कुछ। तो और फिर आपसे पूछा गया सी ऑप्शन, दैट इज v/u वर्सेस u। v/u कैसे बनाया जाए, तो आप एक काम कीजिए, पूरे को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। तो v/u बोला गया तो ये 1 माइनस y हो गया, और ये है v, तो ये हो गया x/f, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो सी भी स्ट्रेट लाइन होगा। v वर्सेस u की बात करेंगे तो कब ऐसा बनेगा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो इसमें दो ही कर्व स्ट्रेट लाइन आएंगे, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर है। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 33 की, तो इसमें क्या बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सर्टेनली नॉट एट इट्स सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उस पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वाले केस में देखा, ए रोड विद यूनिफॉर्म डेंसिटी, यहाँ पे रोड बना दी, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और ये जो डेंसिटी है दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो रो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे रो ज्यादा, यहाँ पे रो ज्यादा, ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो सेंटर ऑफ मास मिड पे नहीं आएगा, मिड के इस तरफ आएगा, बिकॉज ये वाला पोर्शन वो ज्यादा भारी होगा, तो ये ऑप्शन में नहीं सही है, क्योंकि कंटिन्यूसली डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना इसकी, अगर इसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होगा तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो ज्यादा भारी होगा, ये वाला हल्का होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं आएगा, इस तरफ आएगा, सेंटर से राइट साइड में होगा। क्लियर, तो ए तो सही, ए में मतलब सेंटर पे नहीं मिलेगा, और यही पूछ रहा है किस में नहीं मिलेगा सेंटर पे, तो ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें बोल रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन हाफ, ये वाला हाफ ज्यादा वेट, मतलब इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, ये ज्यादा मासिक होगा, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे राइट करेगा सेंटर से इस तरफ, तो इसका भी आपको सेंटर पे नहीं मिलेगा, तो ये बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यही पूछ रहा है किसका नहीं मिलेगा। फिर अगर आप बात करेंगे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में पूछ रहा है ए रोड हुज डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप जा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां से यहां पे अगर आप जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना भी यहाँ पे जो डेंसिटी का पैटर्न है सेम पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आपको, ऐसा पॉसिबल है, मेरी बात समझ में आ रही है, बिकॉज जितना यहाँ पे बड़ा यहाँ पे कुछ होगा फिर उतना ही घटना शुरू होगा, तो इधर से इक्वी डिस्टेंस पार्टिकल की जो डेंसिटी होगी वो सेम मिलेगी आपको, तो उसका सेंटर देखें तो बिल्कुल मिड में मिल जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे मिलेगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे मिलेगा, दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों का बिल्कुल बीच में आएगा। फिर समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। देखिए बच्चों, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जितना डेंस पार्टिकल है इस तरफ एक्स पे उतनी ही इससे उतनी दूरी उतना ही डेंस पार्टिकल मिलता है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिला के देखिए सेंटर पे आएगा, तो इस वजह से सी ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास पे सेंटर मिल सकता है, अगर जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म हो, यहाँ से घटने का फिर यहाँ से बढ़ने का वेरिएशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऐसा हो जाएगा। डी ऑप्शन में बोला गया द रोड विद डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर, फिर वही बात होगी कि यहां से लेके यहां तक आपके पास डेंसिटी
इंक्रीज कर रही है, यहाँ से डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रही है, तो अगेन वही सेम पैटर्न अगर आपके पास में हुआ तो बात बन जाएगी। तो इस वाले केस में भी आपके पास में सेंटर पे आ सकता है, उसका केस है, अगर ये वेरिएशन ऑफ रो सेम होगा तो आ जाएगा। इस हिसाब से बच्चों दो ही ऑप्शन सही होंगे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। हम प्रॉब्लम नंबर 34 की बात करें, जो मैट्रिक्स मैच है, उसमें क्या है आपके पास डिफरेंट शेप्स की आपको स्ट्रक्चर्स दी हुई है, कभी एक 3 केसेस में लेंस है और एक में मिरर है, और आपसे पूछा गया पावर वावर के बारे में, तो आइए थोड़ा मतलब 1 बाय 1 सबसे पहले ए वाले में चलते हैं। तो ए में अगर आप देखें तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कुछ μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ2 है। तो अब आपसे अगर आप पूछूं कि यार इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हुए कंडीशन क्या होती है, लेंस थिन होना चाहिए, लेंस थिन है, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, है तो कर सकते हैं आप। दैट इज μl by μm माइनस 1 बाय r1 के लिए कैसे जाएगी बच्चों, पॉजिटिव जाएगी। यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रही है, तो r1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 कैसा हुआ, नेगेटिव, तो माइनस 1 बाय r2, तो r2 तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ऐसी टर्म बन गया आपके पास। तो यह टर्म कैसी, यह टर्म है पॉजिटिव। और इस वाले टर्म की अगर आप बात करेंगे तो बोला गया कि ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सवाल में गिवन है μ2 बड़ा है μ1 से। तो अगर ऐसी चीज है आपके पास में μ2 बड़ा है μ1 से, तो यह टर्म 1 से छोटी हो जाएगी, तो ये टर्म नेगेटिव है, तो इसकी जो फोकल लेंथ आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। फोकल नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। फोकल नेगेटिव आने का मतलब यही है ना कि अगर रेज आपके पास में ऐसी आ रही होगी तो इसको यहाँ पे फोकस कर रहा होगा, तभी तो फोकल नेगेटिव आएगी, मतलब कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पी ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑप्टिकल पावर फॉर्मूला क्या है, पावर होता है 1 बाय f। यहाँ पे f की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, जिसकी पावर क्या होगी आपके पास, नेगेटिव होगी। तो ए पी में बोल रहा है, सॉरी हाँ, एक सबसे पहले हम कॉलम 2 में पी को मैच करते हैं। पी में बोल रहा है कि ऑप्टिकल पावर इज पॉजिटिव, गलत बात, दैट शुड बी नेगेटिव। क्यू वाली बात सही बैठ रही है, नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, क्यू सही हो जाएगा। फिर क्या बोला, सिस्टम विद कन्वर्स ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, नहीं कन्वर्स नहीं कर रहा, डाइवर्स कर रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है, पीछे कन्वर्स होती है दिखाई दे रही है, तो एक्चुअली में डाइवर्जन हो रहा है आपके पास, तो ये सही नहीं है। एस की बात करेंगे, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, गलत बात, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सही बात। तो दो ऑप्शन मैच करेंगे, दैट इज ऑप्शन क्यू एंड ऑप्शन टी। ये हो गया ए पार्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में कैसा लेंस है देखते हैं। बी पार्ट में कुछ ऐसा लेंस है आपके पास, क्लियर। अच्छा, अब आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, दिस इज μ2, दिस इज μ1। आप कहीं से किसको भी R1 मान सकते हैं, इसको भी R1, इसको भी R1, किसी को मान सकते हैं, तो हम यहां से मान लेते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता, आप करके देख लीजिएगा। लॉन्ग डाउट रहता है, लॉन्ग रहता है, सर यहां से इंसिडेंट रहेगी तो अलग फोकल लेंथ, यहां से आएगी तो अलग फोकल लेंथ, नहीं ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी चेक कीजिए, फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। तो आपने लिखा 1 बाय f μl by μm, दैट विल बी μ2 by μ1 माइनस 1 बाय r1, यहां से आपने चेक किया तो r1 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, वो 1 बाय r1। अच्छा, R2 की अगर आप बात करेंगे तो R2 कैसा है आपके पास, R2 भी पॉजिटिव है, दैट इज माइनस 1 बाय R2। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। ठीक है, अब पूछते हैं क्या क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल पावर इस कौन बड़ा है आपकी बार, μ2 बड़ा है μ1 से। बच्चों अगर ये μ2 बड़ा है आपके पास में μ1 से, तो यह टर्म कैसी बन जाएगी, टर्म इज पॉजिटिव। सारी कहानी डिपेंड करेगी इसके ऊपर। अच्छा, अगर आप इसके जो कर्वेचर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बड़ा दिखाई दे रहा है। आप डायग्राम में चेक कीजिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा दिखाई दे रहा है, डायग्राम को अगर आप एनालाइज करेंगे तो। सर्कल बनाए कंप्लीट करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, R2 बड़ा है आपके पास R1 से। अगर ऐसा केस है R2 बड़ा है R1 से, तो ये वाली जो टर्म होगी टोटल, ये वाली टर्म भी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अच्छा, अब अगर ऐसा बन गया, अब आप देखिए ऑप्टिकल पावर, इसकी फोकल लेंथ है बच्चों कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ऑप्टिकल पावर विल बी पॉजिटिव, सही बात है, पावर पॉजिटिव होगी, पावर होता है 1 बाय f, तो पी ऑप्शन सही हो गया, तो क्यू सही हो नहीं सकता। सिस्टम विल कन्वर्स, हाँ कन्वर्स करेगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, कन्वर्जिंग होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब ये है कि वो कन्वर्जिंग कर रहा है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ठीक है, ये वाली बात भी सही है, आर भी मैच कर रहा है इसका, पी मैच कर गया बच्चों, आर मैच कर गया। और देखते हैं, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, सही बात है, एस, और टी तो फिर होगा नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन मैच किए, दैट इज ऑप्शन पी, आर एंड एस। ठीक है, आइए अब आपने ऑप्शन सी एंड डी की बात करते हैं। और कि अगर आप ऑप्शन सी में देखेंगे तो फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन लिखा μl by μm, μl by μm माइनस 1 बाय r1। r1 की वैल्यू कैसी है बच्चों, नेगेटिव है, हम इंसिडेंट रे यहां से आती हुई मान रहे हैं, तो r1 कैसा है आपके पास, नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस। और r2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बाय r2 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये वाली टर्म अगर आप देख रहे हैं तो
ऑप्शन में क्या बोलते हैं, देखा कौन बड़ा है, μ1 बड़ा है, μ1 इज रादर देन μ2। तो यार ये वाली टर्म तो नेगेटिव बनेगी, ठीक है। और अगर ये वाली टर्म आपके पास नेगेटिव बनेगी तो इस वाली टर्म के बारे में क्या बोलेंगे, ये भी नेगेटिव है आपके पास, तो नेट क्या बचा है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव ऊपर वाले केस में भी थी, तो दो ऑप्शंस ऊपर वाले में मतलब बी में मैच किए थे, वही सी में मैच करेंगे। तो उसमें पी आर एस था, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, पी आर और एस। अच्छा इसमें बात करते हैं भाई साहब, ये मिरर है। मिरर में यहाँ पे इसका मीडियम μ1 है, μ2 है। मीडियम का फर्क नहीं पड़ता मिरर में, बिकॉज रेस एक ही मीडियम में रहती है, मीडियम बदलती नहीं है। बिकॉज यहाँ से गई तो वहां पे टकरा के ऐसे आनी है, उस तरफ जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मीडियम का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज कुछ होगा ही नहीं ना, जैसा डेविएशन जैसा एयर में शो करेगा वैसे यहाँ पे शो करेगा। रेंस वाले केस में क्या होता है कि मीडियम मतलब रे जैसे यहाँ पे आपने बनाया तो इस पहले इस वाले मीडियम में थी, फिर उस वाले मीडियम में जाए, तो मीडियम चेंज हो रहे हैं यहाँ पे बीच में, इस वजह चेंजेस आते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ μ4 होता μ5 कुछ भी होता फर्क नहीं पड़ता उससे। डन, तो फटाफट कर देते हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे तो यार इसकी जो फोकल लेंथ है, दैट फोकल लेंथ विल बी कैसी होगी आपके पास, नेगेटिव होगी फोकल लेंथ। अरे क्लियर है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। लेंस का अलग केस होता है, मिरर का अलग केस होता है। मिरर में ऐसा है, अच्छा अगर मिरर में आपके पास एक फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, इसका मतलब मिरर कन्वर्जिंग होता है। अगर आप बात करेंगे लेंस से कोरस्पॉन्डिंग, तो अगर फोकल नेगेटिव आती है मतलब वो डाइवर्जिंग होता है। लेंस और मिरर उल्टे हैं थोड़े। पावर का फॉर्मूला जो यहाँ पे इट इज -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर आता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखिए इसकी फोकल लेंथ आपके पास में कैसी है, नेगेटिव है। पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर, यहाँ पावर पॉजिटिव आएगी, आप फोकल नेगेटिव पुट करें तो पॉजिटिव बन जाएगा पावर, ठीक है। तो ऑप्टिकल पावर इज पॉजिटिव, सही बात, पी मैच कर रहा है। आर में चलते हैं, सिस्टम विद कन्वर्स, सही बात, आर मैच कर रहा है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, गलत बात, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सही बात। तो पी आर और टी मैच करता है, पी आर और टी। क्लियर है, तो अच्छा सवाल था बच्चों। आपको फोकल लेंथ निकालना आना चाहिए, लेंस में मिरर में पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस में पावर होता है 1/f और मिरर में होता है -1/f, दोनों में f की वैल्यू भी साइन पुट की जाती है। और आपने यहाँ पे ये भी देखा कि मिरर के अंदर अगर आपके पास में फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग है। लेंस में अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो डाइवर्जिंग है। क्लियर है बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 35 की। थोड़ा ठीक सवाल है। इसमें क्या हो रहा है कि प्लेट्स को इस वाली प्लेट को ऐसे मूव करवाया जा रहा है और इस वाली प्लेट को कुछ ऐसे मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये वाली बाकी ये वाली प्लेट फिक्स है, ये वाली प्लेट फिक्स है। इसका प्लेट का एरिया सवाल में s गिवन है, अच्छा, और स्पीड आपको गिवन है v। अब आपको बोला गया कि इनिशियल चार्ज तो पता है, इस पे भी क्यू था, इस पे भी क्यू था, अब किसी टाइम पे चार्ज कितना हो ये पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला इस कैपेसिटेंस का नाम कुछ मैंने रख दिया C1 और इस कैपेसिटेंस का नाम कुछ रख दिया C2। C1 की वैल्यू निकालता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a की जगह s एप्सिलॉन नॉट बाय d की बजाय कितना है, d बढ़ रहा है ना आपके पास, तो वो डिस्टेंस कितनी इनिशियल थी d, अब प्लस कितना हो जाएगा vt। C2 की कैपेसिटेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, दैट इज a एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस कम और दैट इज d माइनस vt, ठीक है। ये कैपेसिटेंस आ गई। सबसे पहले a वाला जो पार्ट है उसे पूछना है चार्ज ऑन कैपेसिटर qa कितना आएगा। तो मैंने बोला यार टोटल चार्ज है 2q, टोटल चार्ज है 2q, दोनों पैरेलल में है। टोटल चार्ज है बच्चों 2q और दोनों पैरेलल में है। तो कैसा जाएगा चार्ज आपके पास, दैट इज ca डिवाइड बाय ca प्लस cb मल्टीप्लाई 2q। क्लियर है, यही जाएगा चार्ज आपके पास में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ca की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, दैट विल बी s एप्सिलॉन नॉट d प्लस vt डिवाइड बाय s एप्सिलॉन नॉट d प्लस vt प्लस s एप्सिलॉन नॉट d माइनस vt मल्टीप्लाई 2q। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए qa का। ये यहां पे साफ हो रहा है, कर दिया साफ। अच्छा, और यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई जाएगी तो ऊपर चलेगा d माइनस vt। क्लियर, और यहाँ पे जो बचेगा आपके पास दैट विल बी 2d डन मल्टीप्लाई 2q। तो ये 2q से ये q, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या आपके पास, p में मैच कर रहा है, तो एक तो ऑप्शन हो जाएगा p, ठीक है। फिर आपको बोलेगा अभी चार्ज ऑन कैपेसिटर अभी डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अब आप देखिए टाइम बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास में घटेगी, तो आप क्या बोलेंगे, QA इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों, एक तो P मैच कर गया और एक R मैच कर गया। डन। सिमिलरली हम B ऑप्शन में चलते हैं, QB निकालने चलते हैं। तो QB का एक्सप्रेशन कितना आएगा, दैट इज CB डिवाइड बाय CA प्लस CB। कर पाएंगे इसको, अगर हम इसको करने जाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा d प्लस vt डिवाइड बाई d मल्टीप्लाई q। ये टाइम के साथ में बढ़ रहा है ना आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, एक तो q ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है।
और इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रहा है तो टी ऑप्शन मैच कर रहा है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, दैट इज क्यू एंड टी, क्योंकि टाइम में इंक्रीज कर रहा है, क्यू ऑन बी इज इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक करते हैं, सी ऑप्शन में करंट की बात है, तो करंट कैसे देखें यार, तो dq जो आ रहा है वो dq निकालना है, dq क्या आ रहा है, पहले देखिए किसी टाइप पे कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था q, और अब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचा आपके पास में, तो जो डेल्टा q आ रहा है दैट इज q माइनस दिस इज इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज, अगर आपने देखी है तो यही आपके पास में चार्ज में जो चेंज आ रहा है वो यही आ रहा है, तो dq बाई dt कर देता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये आएगा आपके पास में VQ डिवाइड बाई डी, ये आएगा करेक्ट, VQ डिवाइड बाई डी। तो जो आपके पास में C का मैच करेगा ऑप्शन S मैच कर रहा है, और ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कर रहा, तो एक ऑप्शन मैच कर, दैट इज ऑप्शन S, तो C का मैच कर जाएगा बच्चों S। अब हम चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे, दैट इज लास्ट पे, दैट इज D। इसमें बोला रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर A एंड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब A में जो एनर्जी स्टोर है, B में जो एनर्जी स्टोर है, उनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या आएगा बच्चों, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2c1 डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c2, इसको सोल्व करना है। इसको अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो ये तो बन जाएगा ऊपर d माइनस वी का स्क्वायर, और नीचे भी सेम ही टर्म आनी, ये सब चीजें तो कट जाएगी, डिवाइड बाय देखेंगे तो 2 भी कट जाएगा आपके पास, और c1 की वैल्यू पुट करते हैं, c1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज c1 इज s एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d प्लस वी टी। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, क्यू बी स्क्वायर की आती है, बन जाएगा डी प्लस वी टी का होल स्क्वायर बाई 2c, दैट इज एफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस वी टी। सोल्व करके देखते हैं कुछ अच्छा मिल रहा है क्या, ये डी प्लस वी टी इससे साफ हो गया, डी माइनस वी टी यहाँ पे साफ हो गया, एस एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे साफ हो गया, तो ये एक्सप्रेशन है डी माइनस वी टी डिवाइड बाई डी प्लस वी टी, डी माइनस वी टी डिवाइड बाई डी प्लस वी टी, ऐसा आ रहा है ये जो रेशियो आ रहा है आपके पास। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप टाइम के को अगर आप इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली टर्म डिक्रीज होगी और ये वाली टर्म इंक्रीज होगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डिक्रीज हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच करें, दैट इज ऑप्शन आर। तो इसमें कुछ नहीं था यार, अगर आपने क्यू ए क्यू बी निकाला है तो क्यू ए स्क्वायर बाई 2c कर दो और क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c कर दो, पर c1 c2 पुट करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, मुझे क्लिक कर गया था कि भाई सीधा रेशियो कैसा आएगा, तो मैंने वो लिख दिया। क्लियर है बच्चों, तो सवाल ठीक था, पर आप बेसिक एक्सप्रेशन अगर लिख पाएंगे तो आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। कभी सवाल टफ लगे देख के घबराना नहीं है, आप सोचिए कि अगर आपके पेपर में दिया गया तो आपके लेवल का होगा, ठीक है। पर जैसे मान लो आप हवा ही नहीं रहे तो फिर ठीक है, अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आपको टाइम कम है, फटाफट आसान सवाल चूज करने हैं, पर अगर आप जब घर पे अटेम्प्ट करें तो एक बार ढंग से सब सवाल अटेम्प्ट कर लिया कीजिए जो आपसे नहीं हुए, ठीक है। हम पेपर 2 के लास्ट सवाल पे हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 36, वो भी मैट्रिक्स मैच है। क्या बोल रहा है इसमें, इसे बोल रहा है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट सच दैट सैटेलाइट रिवॉल्व अबाउट स्टेशनरी अर्थ इज इन सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे कुछ अर्थ मान लीजिए, एक सैटेलाइट है ऐसे, ये भी ऐसे और ये ऐसे घूम रही है, ये दोनों स्फीयर है आपके पास, ये सैटेलाइट है, इसका मास कुछ कैपिटल है मान लीजिए, इसका मास कुछ स्मॉल है मान लीजिए, इसका रोटेशन नहीं मानना है अर्थ का, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला बात करें टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, तो यार फॉर्मूला याद है क्या आपको, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट GM R रेज़ टू पावर 3/2, ऐसा एक्सप्रेशन आता है आपके पास, रूट GM ऐसा आता है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, आप ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखिए पहले, क्या लिखेंगे, GM, ये आपके पास में फोर्स हो गया जिस फोर्स से खींच रहा होगा, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, M ने M को मार दिया, R ने R को मार दिया, तो V कितना आ गया, अंडर रूट GM/R। टाइम पीरियड कितना आएगा आपका, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई R/V, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 2 पाई R रेज़ टू पावर 3/2 बाय रूट GM, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा था। क्लियर है की बात, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें ये वाला जो M है वो अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सही बात है, ये ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो P मैच कर रहा है।
इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, गलत बात है, वो आ रहा है। डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात, तो आर आ जाएगा। फिर बोला गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, गलत बात। डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ सैटेलाइट, सही बात। तो पी आर टी तीन ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन बी के अंदर, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला कितना रहा यार, वी अंडर रूट जी एम बाई आर। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सही बात। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, गलत बात। डिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, सही बात। अब बात करते हैं एस में, तो बोला इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, गलत बात। मास पे डिपेंड कर रहा है, ये अर्थ का ही मास है। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सैटेलाइट की जो रेडियस इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी के अंदर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वो आती है टोटल एनर्जी दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2r। ये किसकी रेडियस है, ना ही अर्थ की रेडियस है ना ही सैटेलाइट की रेडियस है, ये इसकी डिस्टेंस है आपके पास, यहां से कितनी डिस्टेंस है सेंटर की, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, नहीं, उस पर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, नहीं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। फिर बात करें डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अर्थ, ये बात सही है, तो आर मैच कर जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, गलत बात है, आर हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ये बात सही है, उसमें रेडियस ऑफ सैटेलाइट कहीं नहीं आया। ठीक, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे इसके सेंटर पे, तो यार देखेंगे इसकी वजह से जीरो आएगा भाई। एक सैटेलाइट एक सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पे, उसकी वजह से ये फिर जीरो आता है, इसकी वजह से जीरो आएगा, सिर्फ अर्थ की वजह से आएगा। तो कितना आएगा, जी एम डिवाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, सही है, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी कहां से ली जाएगी, जो ऑर्बिटल रेडियस होगी वो कहां से ली जाएगी, इसके सेंटर से ली जाएगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी, तो यही आएगा जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देख लीजिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, सही। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, गलत बात। डिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, सही बात। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, गलत बात। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सैटेलाइट, सही बात। तो पीआरटी मैच कर देगा, क्लियर। तो ए का पीआरटी, बी का पीआरटी, सी का आरटी और डी का पीआरटी, क्लियर है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में ये पेपर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपने इसमें सीखा होगा। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।